हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, डिटेल में इनका क्लासिफिकेशन देखा था, तो हमने उनका इंट्रोडक्शन देख लिया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, जिसकी हम कल बात कर रहे थे लेकिन कल हो नहीं पाया था, तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा रिएक्टिंग जो स्पेसिस है उन पर, यानी कि रिएक्टेंट पर। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे आपके रिएक्शन में तो क्या होगा, उन सब के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स भी प्रेजेंट हुए तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाएंगे, पावर्स की फॉर्म में। कुछ रिलेट करा है किससे, आपका जो केमिकल काइनेटिक्स में रीड देखा था हमने। ठीक है, रीड भी किस पे डिपेंड करा था आपका, वो तो प्रोडक्ट और क्या होता है रिएक्टेंट, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन पर टाइम बोल सकते हो। ठीक है, इन यूनिट टाइम। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय टू नॉर्वेगियन केमिस्ट कैटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग एंड पीटर वागे इन 1864। तो आपके ये जो लॉ है, सबसे पहले तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया है आपका, कैटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग और पीटर वागे, साइंटिस्ट हुए हैं दो। ठीक है, उन्होंने दिया है, गुलबर्ग एंड वागे भी बोल सकते हैं इनको, 1864 में। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ आपका कहता है रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा डायरेक्टली ऑन द एक्टिव मासेस। अभी एक्टिव मासेस की टर्म भी मैं लिखाई हुई है, समझाऊंगी, पहले आप समझ लो कि जो रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। और अगर इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके केमिकल रिएक्शन में, तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किस पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस, उन सभी के प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के प्रोडक्ट पर। ठीक है, और क्या होगा, एंड इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर नंबर ऑफ मोल्स भी प्रेजेंट है आपके रिएक्टेंट के, तो उन्हें कहाँ लिखेंगे, इन द आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर्स, वो पावर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा ऑफ देयर एक्टिव मासेस, यानी कि उनका एक्टिव मास लिखोगे और उसकी पावर लगा दोगे। ठीक है, ये बात है। तो क्या कहता है लो कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो भी है उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास पे, यानी कि बेसिकली डिपेंड किस पे करे, रिएक्टिंग स्पेसिस के। अब ये जो वर्ड आया है एक्टिव मास, तो रिएक्टिंग स्पेसिस तो हमने देख लिया था, पता चल गया कि रिएक्टेंट्स को बोलते हैं। अब ये एक्टिव मास टर्म क्या होती है, तो एक्टिव मास देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्टिव मास भी क्या होता है। द टर्म एक्टिव मास कुछ नहीं है, एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन मोलरिटी मान लो। ठीक है, एक्टिव मास ऐसे कर लो, एक्टिव मास किसके इक्वल है, या फिर इसको चाहे क्या कह लो, मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी और वो होती है ना कि मोलरिटी, तो मोलरिटी है और इसको मोलर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो तीनों एक ही चीज़ है। अब आपको मोलरिटी तो पता है, सॉल्यूशन में पढ़ते आते हैं हम। ठीक है, 12th से पढ़ते हैं हम सॉल्यूशन में, 12th में आपका टॉपिक सॉल्यूशंस में हमने मोलरिटी पढ़ी होती है। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होती है आपकी, बेसिकली क्या कहते हैं, मोलरिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इसको बोलते हैं। यानी कि आपकी जो मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाता है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है W/m/V। वी होता है आपका लीटर में। ठीक है, W आपका क्या होता है, गिवन मास, ये होता है आपका मोलर मास, ये हो गया आपका क्या, मोलरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं और मोलरिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं। सोल्यूशन में हम पढ़े होते हैं सारा। तो एक्टिव मास कुछ नहीं है, एक्टिव मास मोलरिटी ही है। तो अब देखो क्या लिखा है, द टर्म एक्टिव मास मीन्स द मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि एक्टिव मास का मतलब ही क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन बोल लो, देखो लिखा है मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी या एक्टिव मास, तीनों एक ही चीज़ है। यानी कि अब ये है क्या, द नंबर ऑफ मोल्स, वही है द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मोल्स पर लीटर इज कॉल्ड, वन लाइन डेफिनेशन अगर कहें हम मोलरिटी की या एक्टिव मास की, तो क्या होगा, मोल्स पर लीटर, इतना सा है। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे क्या है आपका, एक्टिव मास ऑफ H2 इज रिप्रेजेंटेड एज H2, यानी कि इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया इससे, जैसे अगर मुझे एक्टिव मास लिखना हो हाइड्रोजन का अगर एक्टिव मास लिखना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इस तरह से। अब एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन कह लो या मोलरिटी कह दो, ये होता क्या है, वही जो हमने अभी डेफिनेशन में लिखा है उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको करेंगे वी से, और वी होना चाहिए हमारा लीटर में, ये ज़रूर याद रखना है। अगर लीटर में कन्वर्ट नहीं है, लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो उसको कन्वर्ट कर लोगे इसमें लीटर में, ठीक है। अब बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, यानी कि एन किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि डब्ल्यू अपॉन एम से, ठीक है, वेट अपॉन मास बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एन बराबर किसके, डब्ल्यू अपॉन एम से, तो हमने एक्टिव मास में क्या करा, एन की जगह वैल्यू पुट करी डब्ल्यू, ये करा हमने कि n बराबर है आपका w अपॉन क्या m। सो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला था आपका n अपॉन v, ये वाली वैल्यू हमने n की कहाँ पुट करी, यहाँ पुट करी, जैसे पुट करोगे तो m अपॉन w, सॉरी w तो ऊपर आएगा, w अपॉन m नीचे चला गया इंटू वी, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका एक्टिव मास का, w अपॉन m इंटू वी, और v लीटर में होना चाहिए, तो वही लिखा है हमने, ठीक है। अब नोट करके याद रखिएगा, ये बात याद रखनी है आपको कि जो एक्टिव मास है किसका, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स का और प्योर लिक्विड्स का एक्टिव मास। अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इसने बात कर दी है रिएक्शन में कि प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास की वैल्यू होती है 1, यानी कि यूनिटी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने नोट करके, द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड आर टेकन एज यूनिटी, उसको यूनिटी लेते हैं बिकॉज देयर कंसंट्रेशन, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, या डेंसिटी कह लो, क्या होती है, रिमेन सेम थ्रू आउट द रिएक्शन। क्या आपने देखा कि उनकी डेंसिटी या कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सॉलिड्स और लिक्विड की नहीं होती है, ठीक है, उनकी डेंसिटी उतनी की उतनी ही रहती है। तो हम क्या लेंगे, इसका एक्टिव मास 1 लेंगे, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में है ये, ठीक है, स्यूडो सॉलिड्स या स्यूडो लिक्विड्स के केस में नहीं है, और गैस के केस में भी नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करेगा किसके केस में, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, ये वर्ड्स याद रखने हैं, तो वहाँ पर आपको कंसीडर करना है एक्टिव मास को 1 यूनिटी, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। ये किसने दिया था, गुलबर्ग और वागे ने दिया था, 1864 में दिया था। वो ये कहते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रेट क्या होगा, रेट किसका डिपेंड करेगा, रेट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के एक्टिव मास पे, और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो क्या होगा, उन सभी के प्रोडक्ट पे, यानी कि एक्टिव मास के प्रोडक्ट पे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स भी है तो उन्हें हम लिखेंगे पावर की फॉर्म में, ठीक है। फिर हमने देखा कि टर्म एक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्टिव मास है क्या, तो एक्टिव मास कुछ नहीं है, मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है, एक्टिव मास या मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है। तो हमने लिखा कि क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या पर वॉल्यूम बोल लो, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और H2 को देखो एक्टिव मास लिखना हो इसको तो इस तरह लिखेंगे, और एक्टिव मास का हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया। और हमेशा याद रखना है प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए एक्टिव मास की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। फिर इसी में ही अभी लॉ ऑफ मास एक्शन ही चल रहा है, हमें एक रिएक्शन कंसीडर करके इसका फॉर्मूला लाना है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ तक आ नहीं पा रहा है, तो अब इसके बाद इसको रफ करके, अभी इसी में ही चल रहा है टॉपिक आपका, लॉ ऑफ मास एक्शन ही चल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ तक के बाद अब आगे कराऊंगी रफ करके, ठीक है। तो पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए रिवर्सिबल होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। कंसीडर ए होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कर लीजिए कोई भी रिएक्शन, जैसे ए मान लीजिए, ए प्लस बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या होगी, डबल एडेड एरो सी प्लस डी, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स भी मान लें इसके, तो इसको मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स को n1 या फिर स्मॉल a मान लीजिए, ठीक है। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड इसको मान लीजिए स्मॉल d, ये नंबर ऑफ मोल्स भी है, ठीक है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, और इसका जो है आप मान लीजिए रेट कांस्टेंट, ये इसका जो रेट है मान लीजिए आप RF, ठीक है, और इसका मान लीजिए आप RB, ठीक
ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी। चलिए अब आगे करते हैं, यहाँ से करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है आपकी, ए प्लस बी से बन रहा है आपका, ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी ए से बी बन रहा है, सी ए और प्लस बी मिलकर बना रहे हैं आपके सी प्लस डी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कितना हो जाएगा, यानी कि आर एफ कितना हो जाएगा आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका, किस पे डिपेंड करेगा, सॉरी पहले तो ये करना है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, वो डिपेंड करेगा आपका रिएक्टेंट का एक्टिव मास को इससे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, ए की पावर, और यहाँ पर क्या है आपका दो हैं तो यानी कि प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बी भी है ना यहाँ पर, ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ले लिया, उनका अब नंबर ऑफ मोल्स भी है तो इन्हें पावर्स में लिख दीजिए, जैसे ए और बी, इस तरह ही तो बोला है उन्होंने, अगर एक ही आपका रिएक्टेंट है तो उस पर डिपेंड करेगा, और ज़्यादा है तो दोनों के प्रोडक्ट पे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स भी है तो वो पावर्स में जाएंगे, इस तरह से। सो आपका रेट कितना हो जाएगा, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि आर एफ कितना हो गया, बराबर, इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, आपको पता है रेट कांस्टेंट आता है के एफ, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका ए की पावर ए, बी की पावर बी, स्मॉल बी। यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर आपका के एफ क्या है आपका, के एफ है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकाले, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट यानी कि आर बी किस पे डिपेंड करेगा, अब वो अपने रिएक्टेंट पे, यानी कि जब बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी इससे रिएक्शन इधर जाएगी तो उसके लिए तो ये रिएक्टेंट हुए ना, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, सी की कंसंट्रेशन, और दो हैं आपके पास तो सी और डी की कंसंट्रेशन पर भी, ठीक है। अब क्या है इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी आ रहे हैं सी और डी, तो इनको क्या लिखेंगे, पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे सी एंड डी, इस तरह से। अब अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लोगे, सो द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना हो जाएगा, सो द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका, आर बी बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लाएंगे, और आपको पता है क्योंकि रेट की बात चल रही है तो रेट कांस्टेंट कहलाएगा, के भी ये हो जाएगा आपका सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, ठीक है। आप लिख सकते हो वेयर आपका जो के बी है वो क्या है आपका, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको पता है आगे क्या होगा, इक्विलिब्रियम मानेंगे, यानी कि अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, आपको पता है कल इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखी थी हमने, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर किसकी हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के, तो वो वाली कंडीशन अब अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए, हाँ ये करिए, अब लिखिए आप कि एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या होता है आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब रख दीजिए अपना, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था आपका, ये रहा आपका, ठीक है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है आपका, ये रहा आपका। तो अब इनको इक्वल रख दीजिए, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि आर एफ बराबर हो जाएगा आपका आर बी के, और हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। आर एफ क्या होता है आपका, के एफ ए की पावर स्मॉल ए इंटू बी की पावर स्मॉल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका के बी,
और ये हो जाएगा आपका c की पावर स्मॉल c एंड d की पावर स्मॉल d। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका के एफ और के बी लेना है ना हमें। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का आपको करना है। तो के एफ अपॉन के बी किसके बराबर हो जाएगा आपका c की पावर स्मॉल c इंटू डी की पावर स्मॉल d अपॉन हो जाएगा आपका a की पावर स्मॉल a इंटू बी की पावर स्मॉल b। ठीक है, ये हो जाएगा आपका के एफ अपॉन के बी। और ये के एफ अपॉन के बी ही किसके इक्वल होता है आपके के सी के। ठीक है, आप लिख सकते हो, चूँकि अभी आप मान लीजिए कोई नया कांस्टेंट है। ठीक है, के एफ बराबर के सी को मान लीजिए कोई नया कांस्टेंट है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम, इसको क्या मानेंगे के इक्विलिब्रियम, वैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं के सी से। ठीक है, के सी से। ठीक है, ये क्या है आपका एक नया कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है नया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, अभी लिखवा देती हूँ। ठीक है, लिख लीजिए आप यहीं पे के सी क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, के सी। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए इधर। ठीक है, इधर देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा अब क्या आपका कि के सी की वैल्यू आ जाएगी है। ठीक है, तो के सी बराबर कितना होगा। ठीक है, के सी बराबर किसकी हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका c की पावर स्मॉल c इंटू डी की पावर स्मॉल d अपॉन क्या हो जाएगा आपका a की पावर स्मॉल a इंटू बी की पावर स्मॉल b। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक। चलिए पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो एक बात समझ लेते हैं। ठीक है, जो आपने लिखा है आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, कंसीडर कर लिया हमने। लॉ ऑफ मास सेक्शन में ही चल रहे हैं अभी हम। ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने एक कंसीडर की एक रिएक्शन ए बी, और ये इस तरह से एक होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कर ली। रिवर्सिबल है तो हमने उसको डबल एडेड एरो से दिखाया है। ठीक है, और आर एफ माना है हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट को, और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को माना है आर बी। अब लॉ ऑफ मास सेक्शन का लगाएं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट किस पे डिपेंड करता है। जस्ट अभी हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ मास सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स पर, रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर। एक्टिव मास को लेते हैं हम किसमें, हम लेते हैं एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा जो रेट है किसके प्रोपोर्शनल हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है। इसमें रिएक्टेंट क्या है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्टेंट है, इधर से इधर जा रहे हैं ना, फॉरवर्ड तो ऐसे होगा ना, फॉरवर्ड रिएक्शन तो ऐसे होगा ना। तो फॉरवर्ड के लिए तो इधर ये वाले रिएक्टेंट हुए, ये प्रोडक्ट हुए इधर वाले, लेकिन बैकवर्ड के लिए क्या होगा, ये वाले रिएक्टेंट होंगे और ये वाले प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। तो ये रिएक्टेंट है इस बार, तो रिएक्टेंट ये हो गए, दो हैं तो दो के लिए दोनों का प्रोडक्ट ले लिया और नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया हमने पावर में। सेम अब क्या करा हमने, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाया, जो क्या है आपका रेट कांस्टेंट कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। के एफ इसलिए मान लिया, एफ से रिप्रेजेंट करें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। ठीक है, अब इसी तरह हमने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम सिर्फ समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बैकवर्ड रिएक्शन डाला हुआ है, लेकिन हमें पता थोड़ा है कि कौन सा बैकवर्ड है कौन सा है। तो हमारे लिए तो ये वाला रेट अगर ये वाला है फॉरवर्ड, तो ये वाला क्या होगा, बैकवर्ड हुआ। ठीक है, तो बैकवर्ड के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट ये वाले होंगे, यानी कि सी ओ डी। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, सी ओ डी पे। ठीक है, उनकी मॉलर कंसंट्रेशन कह लो या एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। तो एक्टिव मास ये रही, उनकी पावर आ गई ऊपर। ठीक है, उनकी जो मोल्स थे वो पावर की फॉर्म में आ गई। यहाँ पर हमने के भी लिया, रेट कांस्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है के बी, इसलिए हमने बी लिखा, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट है इसलिए हमने आर बी लिखा। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम। कल हमने इक्विलिब्रियम की हमने सारी कंडीशंस देखी थी। तो इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्विलिब्रियम पे बराबर होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि आर एफ बराबर हो जाएगा आर बी के। दोनों को हमने यहाँ से चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 कह दीजिए इन्हें,
1 और 2 से यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 से यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी और यहाँ से हमने KF/KB क्या है, रेट कांस्टेंट है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इनका रेशियो निकाल लिया। रेशियो ये आया आपका कि ऊपर क्या चले गए, ऊपर प्रोडक्ट के मोल्स और अपॉन नीचे रिएक्टेंट के मोल्स। ठीक है, अब इसको एक नया कांस्टेंट मान लिया KC को हमने बोल दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC मिले या KEQ मिले, इक्विलिब्रियम एक ही बात है, K इक्विलिब्रियम या KC एक ही बात है, रेट कांस्टेंट है किसका ये तो KF तो है रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का, K भी आपका रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, K भी है आपका रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का, और KC है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये KC या फिर KEQ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो एक ही बात है। यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट की, इसमें इक्वेशन नंबर 3 मान लो या तो, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो इक्वेशन 3 में इसको पुट कर दिया, यहाँ से ये आ गया वेयर आपका KC का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब लिखेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि जैसे आपका फर्स्ट वाली यूनिट में जो था आपका केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने सभी के लिए तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी और सभी के लिए हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट भी लिखी थी। सेम वैसे ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट की भी बहुत वैल्यू है। अब पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी यूनिट बताएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये फिक्स होगा। उसमें तो हर रिएक्शन के लिए हमने अलग अलग निकला, 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए हमेशा रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट हो रही थी, लेकिन जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होती है। ये हमेशा फिक्स होता है कि जो आपका रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें क्या आता है, ऊपर हमेशा आते हैं नंबर ऑफ, ऊपर हमेशा आता है प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट, और अपॉन में आएगा रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो रहे हो तो प्रोडक्ट के एक्टिव मास का मल्टीप्लिकेशन, नीचे आएगा आपका रिएक्टेंट के एक्टिव मास का मल्टीप्लिकेशन। ये आपको याद रखना है। तो एक बार मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, तो डेफिनेशन से आपको याद रहेगा कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन और इसकी यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन तो शायद आपने कर लिया है, ठीक है। चलिए अब एक बार लिख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी आई है KC बराबर आ गया, ये इसी के नीचे हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दस द वैल्यू ऑब्टेन्ड, ये जो वैल्यू आई है आपकी KC, इसको बोल रहे हैं दस द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट, यानी कि वो वैल्यू जो किससे कैसे आएगी, डिवाइड करने से द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन प्रोडक्ट, जो रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करके और उसको डिवाइड करेंगे किससे, रेज टू द रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लगाने हैं। ये जो होते हैं आपके ये A, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d इन्हें बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको, स्मॉल a, स्मॉल b, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हम स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो आपका स्टोइचियोमेट्री है वो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। चलिए हमने कर दिया। फिर केमिकल इक्वेशन जो आ रही है बाय द, इसको डिवाइड कर दिया किससे, यानी कि जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है किससे, डिवाइड करने से। किस को डिवाइड कर रहे हैं, जो आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं, और उसमें क्या आ रहा है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, और उसमें भी जो आपका स्टोइचियोमेट्री है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और अगर ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, दस दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। भी बोल रहे हैं कि इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे, या इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम लॉ भी बोलेंगे। और जो ये वैल्यू आएगी KC वाली, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि आप इतना कह सकते हो कि क्या हो गया आपका, जो आपका KC है, अगर इसको और दूसरे शब्दों में इजी वर्ड्स में इसको डिफाइन करना हो तो आप ये लिख के आ सकते हो कि द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। शॉर्ट में अगर दूसरी डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो मैं लिखा दूंगी, फिलहाल आप इसको समझिए कि इसको लिखते कैसे हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपकी कोई रिएक्शन है 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2 और गैसियस रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। गैसियस दी यानी कि एक्टिव मास 1 नहीं है,
अब यहाँ पर देखिए आपका, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ऊपर क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन है, एक तो है NO, तो आप लिखोगे एक तो NO, ठीक है। और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी यानी कि स्टोइचियोमेट्री ऊपर इन्वॉल्व हो गई, इनटू में दूसरा प्रोडक्ट भी है तो मल्टीप्लाई लोगे, दूसरा है H2O, इसकी पावर लगाओगे 6, ठीक है। अपॉन में क्या लिखोगे, रिएक्टेंट के यानी कि NH3 और इसकी पावर आ गई 4, इनटू में O2 आ गया और इसकी पावर आ गई 5। ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये स्टोइचियोमेट्री ऊपर आ जाते हैं पावर में और ये आगे इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो आप और करके क्या लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ, दूसरी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड backward reaction. The ratio of rate constants of forward reaction and backward reaction is called equilibrium constant. इसकी शॉर्ट डेफिनेशन इजी वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Kc, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Kc से, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Kc, के क्या C क्या है सफिक्स में, क्योंकि C क्या दिखा रहा है इसमें, कंसंट्रेशन को, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिया हुआ है, कंसंट्रेशन टर्म ली हुई है ना, तो C क्या दिखा रहा है, कंसंट्रेशन टर्म को, ठीक है, कंसंट्रेशन को। अब इसकी यूनिट की बात आती है, ठीक है, तो इसकी यूनिट लिखेंगे, पहले इसकी यूनिट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं इधर यूनिट लिख देती हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए तो इधर इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट भी देख लेते हैं, उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट, कितनी हो जाएगी बताओ जरा, यूनिट हो जाएगी इसकी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा N, ये हो जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा N। अब वेयर आपका जो डेल्टा N है वो कैसे निकलेगा, ये तो समझ आ गया, मोल पर लीटर, डेल्टा N कैसे निकलेगा, तो डेल्टा N कैसे निकल जाएगा बताओ, डेल्टा N निकलेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरह से ये आपका आ जाएगा, वेयर आपका डेल्टा N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपका हो गया, चाहे तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अपना फिर आगे का पार्ट तो आगे शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन। हर केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगी, इसकी डेफिनेट वैल्यू होगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं तो वो एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि जो रिएक्टेंट क्या करें, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस। उसमें क्या होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, जबकि क्या करती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो डिपेंड करती है ना,
रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी, लेकिन इनिशियल जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी रिएक्टेंट के। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन द टेम्परेचर ओनली। जब क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तभी क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज करेगी टेम्परेचर के साथ साथ। और अगर कोई रिएक्शन है, इफ एन फोर्थ पॉइंट है आपका, इफ एन इक्वेशन इज डिवाइड, अगर किसी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो किसी फैक्टर n से, कोई भी फैक्टर हो सकता है, यानी कि कोई नंबर हो सकता है, 2 से डिवाइड कर रहे हो ओवरऑल पूरी रिएक्शन को, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना, वो कितना आएगा, इज द nth रूट ऑफ द प्रीवियस वैल्यू k डैश, यानी कि k डैश कितना आ जाएगा, नया वाला, पहले वाला जो इक्विलिब्रियम होगा उसकी पावर कर दो 1/n, ठीक है। और अगर इसी तरह किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो किसी n फैक्टर से, तो भी आपका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, k डैश किसके आएगा, पुराना वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी उसकी 1/n कर देना उसकी पावर, ठीक है। और इफ़ द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिवर्स्ड, अगर आपका कोई इक्वेशन है वो रिप्रेजेंटिंग कर रही है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या हो रहा है, इज रिवर्स्ड, यानी कि क्या हो रहा है, उल्टा हो गया, then the new equilibrium constant is inverse of the first value। तब क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया बना है वो किसके इन्वर्सली क्या होगा, इन्वर्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू आपकी k थी, उसकी इन्वर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वन वर्ड अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनमें से कोई डायरेक्ट पूछ ले कि ये किस पे डिपेंड करेगा किस पे नहीं करेगा, तो आपको पता होनी चाहिए। ये आपके यूनिट की वैल्यू हो गई। यूनिट अगर पूछे मोल पर लीटर लगाइए, और डेल्टा एन आपको निकालना आना चाहिए। जितने भी आपके प्रोडक्ट के मोल्स हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कर लेना उसके मोल्स के, और उसमें से माइनस कर देना टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स को, ठीक है। उस तरह आपका एन आ जाएगा और एन की वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए। सपोज करिए डेल्टा एन की वैल्यू आपकी आई है 2, तो आपकी जो यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 2, ठीक है। तो ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, मोल की पावर 2 इंटू लीटर -2, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको यूनिट निकालनी आनी चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन थी, और इस तरह से आपको किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। ये आपका 3 है, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, लो ऑफ मास एक्शन देखा, फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशंस, कैसे उसको निकालते हैं किसी रिएक्शन के लिए, और उसके बाद हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, यूनिट की वैल्यू भी देखी और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कराऊंगी इसके आगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।